Hello students, welcome to my channel C2 Commerce Concepts, and today we are going to start a new topic of money and banking, that is money supply. In my previous video we have already completed the first part of money and banking. So now let's begin and complete the topic money. Okay, so today we are start and the first is learn the concept of supply of money. Now what is concept of supply of money? होता क्या है? So the basically means the amount of money held by all the people of a country at a point of time. यानी कि that means कि जो भी हमारा मनी होता है, ठीक है, लोगों का जो पैसा है वो एक साथ कहाँ इकट्ठा होता है, हम उसका क्या करते हैं और वो कैसे सप्लाई होता है, गवर्नमेंट को देते हैं हम लोग. तो ये है पूरा कॉन्सेप्ट जो है सप्लाई ऑफ मनी का. This is a stock concept and not a flow concept as it is concerned only with the money held for a particular period of a time. तो ये क्या है, ये stock concept है, ये कोई flow concept नहीं है. ठीक है. Next is the concept does not include the government or the suppliers of the money and only individuals who deal with the money. Yes, so the concept of money supply क्या include that it does not include the government और द सप्लायर्स ऑफ मनी, उनको इंक्लूड नहीं करता है. ये सिर्फ किसको इंक्लूड करता है? द पर्सन, सिंगल पर्सन एंड इंडिविजुअल पर्सन, जो क्या है हमारी मनी को किस तरीके से डील करता है, इसको हम लोग इसमें सप्लाई ऑफ मनी में पढ़ते हैं. कम टू द नेक्स्ट आता है हु सप्लाइज मनी इन द इकोनॉमी. ठीक है, यानी कि हमारी इकोनॉमी में जो पैसा आता है वो कहाँ से आता है, ठीक है, कौन सप्लाई करता है. फर्स्ट है गवर्नमेंट, नेक्स्ट है सेंट्रल बैंक दैट इज आरबीआई, एंड द थर्ड इज अदर कमर्शियल बैंक्स. Accordingly, these are not included while measuring supply of money. लेकिन इसमें क्या बोला है कि ये तीन क्या है, आपकी ये तीन सोर्स हैं जिससे आपके मनी सप्लाई होता है, लेकिन क्या है कि these are not included in the, लेकिन हमारी मनी सप्लाई में ये तीन चीजें इंक्लूड नहीं होती हैं. Okay, so the measurement of supply of money, there are four ways: M1, M2, M3 and M4. तो क्या हमें जब अपने मेजरमेंट सप्लाई ऑफ मनी को जब मेजर करते हैं तो उसके फोर मेजर्स होते हैं, M1, M2, M3 and M4. And these are very important because एग्जाम में यही सप्लाई ऑफ मनी के बारे में पूछा जाता है कि फोर वेज कौन से होते हैं और उनके बारे में पूछा जाता है कि उनके अपने फंक्शंस क्या होते हैं. ओके, द फर्स्ट वन इज M1 मेजरमेंट. M1 क्या होता है? M1 इज C प्लस DD प्लस OD. ठीक है, C मतलब क्या हो गया, यानी कि करेंसी, और एंड DD इज डिमांड डिपॉजिट, OD इज अदर डिपॉजिट्स. अब हम समझते हैं कि ये बेसिकली होता क्या है. ठीक है, तो सप्लाई ऑफ मनी में हमने क्या पढ़ा पहले? सप्लाई ऑफ मनी में हमने ये देखा कि जो हमें इकोनॉमी में हमारे पास जो पैसा है वो कहाँ से आता है. ठीक है, गवर्नमेंट, आरबीआई, कमर्शियल बैंक्स देते हैं, लेकिन क्या है जब हम मनी सप्लाई को कैलकुलेट करते हैं तब ये सारी चीजें इसमें हम इंक्लूड नहीं करते हैं. ओके, तो मेजरमेंट में हमने पढ़ा कि चार मेजरमेंट होते हैं, M1, M2, M3 एंड M4. तो फर्स्ट वन इज M1. M1 क्या बोलता है? M1 बोलता है C प्लस DD प्लस OD. C here refers to the currency which the public has like coins and notes. ठीक है, C का मतलब क्या हो गया? जो करेंसी है, जो कहाँ से आती है, जो किस में होती है, हमारे कॉइन्स में, नोट्स में आती है. यानी कि जो बाहर से कोई लोग आते हैं वो अपने उसको करेंसी को चेंज कराते हैं, तो दैट इज कॉल्ड C which refers to the currency which has public has like coins and notes. नेक्स्ट आता है DD. DD means डिमांड डिपॉजिट. ठीक है, यानी कि जब हम क्या करते हैं, हम बैंक में पैसे देते हैं. अच्छा, सी का मतलब एक ये भी होता है, पहले बस ये और क्लियर कर लीजिए कि एक तो ये हो गया कि जो अपनी करेंसी को चेंज कराते हैं बाहर से आते हैं. ठीक है, दूसरा क्या होता है कि हम लोग जैसे अपने पैसे को, जो हमें पब्लिक से पैसा मिल रहा है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास 10,000 रुपए हैं, 10 में से मैंने 9,000 रुपए बैंक में जमा किए और 1,000 रुपए मेरे पास है. तो जो 1,000 रुपए मेरे पास है, मेरे घर में है, मेरे वॉलेट में है, जो कैश में है, कैश में, कॉइन्स में, तो वो क्या रेफर करता है? सी रेफर करता है. यानी कि जो पब्लिक से मुझे मिला पैसा है और जो मेरे पास है वो हो गया सी. अब जो बैंक में मैंने डिपॉजिट किया वो क्या हो गया? डिमांड डिपॉजिट. यानी कि, और जैसे हम लोग कह सकते हैं, जैसे हम लोग एटीएम जाते हैं, हमें अगर पैसे की नीड होती है, हम क्या करते हैं? हम एटीएम से पैसे निकाल लाते हैं. हमें अगर हमारे एटीएम कार्ड नहीं है तो हम बैंक से जाते हैं, हम बैंक से जाके रिसिप्ट देके अपने पैसे निकाल लेते हैं. यानी कि आप अपनी डिमांड पे क्या है, अपने जितने चाहे उतने पैसे निकाल सकते हैं. तो ये होता है डिमांड डिपॉजिट. ओके, नेक्स्ट आता है अदर डिपॉजिट्स. अदर डिपॉजिट्स मींस कि जो डीडी नहीं है, जिसको हम लोग सबमिट नहीं कर रहे हैं, जो अदर डिपॉजिट्स है, यानी कि जो गवर्नमेंट के पास अदर डिपॉजिट्स है, उसको हम लोग बोलते हैं ओडी. यानी कि अदर डिपॉजिट्स का मतलब क्या हो गया? जैसे फॉरेन बैंक्स, फॉरेन गवर्नमेंट्स, इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विद द आरबीआई.
ठीक है, यानी कि एक तो पैसा हम लोग का क्या है कि बैंक में सबमिट होता है और फिर वो आरबीआई और उससे क्या है आरबीआई को जाता है, लेकिन वो पैसा जो अलग है, यानी कि जो कमर्शियल बैंक और आरबीआई के बाद जो बचता है पैसा, वो कहाँ हो जाए, वो क्या होता है, वो ओडीए, यानी कि वो अदर डिपॉजिट्स हो गए। वो डिपॉजिट कहाँ जा रहा है, वो अदर डिपॉजिट्स हो गए। और अदर डिपॉजिट्स में क्या क्या आएगा, फॉरेन बैंक, फॉरेन गवर्नमेंट्स एंड इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। तो ये हो गया आपका M1। M1 को पढ़ना इसलिए जरूरी है क्योंकि M1 से ही क्या है, आपके बाकी के जो M2, M3 एंड M4 है वो रिलेटेड है। सो कम टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आता है M2। M2 में क्या है, M1 यानी कि जितना भी हमने पढ़ा C प्लस डी डी प्लस ओडी प्लस डिपॉजिट ऑफ पब्लिक विद पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, यानी कि जैसे कुछ लोग बैंक में हम लोग पैसे डिपॉजिट करते हैं, ऐसे ही कुछ लोग क्या करते हैं, पोस्ट ऑफिस में भी अपने पैसे डिपॉजिट करते हैं। वैसे तो दोनों का जो इंटरेस्ट है वो सेम होता है, लेकिन लोगों का अपना अपना पर्सनल चॉइस होता है कि कोई बैंक में करता है, किसी को पोस्ट ऑफिस में समझ आता है तो पोस्ट ऑफिस में करता है। यानी कि उसमें क्या है, करंट और सेविंग अकाउंट होता है, तो वो अपनी सेविंग्स क्या है उसमें पोस्ट ऑफिस में अपने अकाउंट ओपन कराते हैं। तो M2 क्या हो गया, M1 प्लस जितना भी डिपॉजिट है जिन्होंने पोस्ट ऑफिस में सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट किया है। नेक्स्ट आता है M3। M3 में अगेन M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट। नेट टाइम डिपॉजिट का मतलब क्या हो गया, डिपॉजिट्स फॉर फिक्स्ड टर्म, लाइक फिक्स डिपॉजिट, यानी कि एक पर्टिकुलर टाइम के लिए जब आप क्या करते हैं, अपने पैसों को डिपॉजिट करते हैं। यानी कि आपने 5 साल के लिए अगर डिपॉजिट किया है तो 5 साल के बाद ही आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं, आप बीच में विड्रॉ नहीं कर सकते। ठीक है, तो और विद द कमर्शियल बैंक्स, यानी कि जितने भी हमारे कमर्शियल बैंक्स हैं। नेक्स्ट आता है M4। M4 अगेन इज M3 प्लस टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस, यानी कि M4 क्या हो गया, M3 हो गया। और M3 में क्या है, यानी कि एक तरीके से आप ये कह सकते हैं कि M4 क्या है, सब कुछ है, M1 है, M2 है, M3 है। ठीक है, यानी और टोटल डिपॉजिट विद पोस्ट ऑफिस। तो M4 क्या है, द कॉम्पोजिशन ऑफ M1, M2 एंड M3। तो क्या है बेसिकली, जो M1 और M2 है इसको हम लोग नैरो मनी भी बोलते हैं। ठीक है, तो M1 and M2 measure are narrower in approach, where M3 and M4 are broader in approach while calculating the money supply. So this money supply is very very important students, and अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कुछ नहीं समझ आया हो, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपकी क्वेरीज को डेफिनेटली सॉल्व करूंगी। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट, आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम पे, आप मुझे मेल कर सकते हैं। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू स्टूडेंट्स।